हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर वाचिंग दिस। आज हम बात करने वाले जिस चैप्टर के बारे में, उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर द बोर्ड्स एंड द नीट एग्जाम। तो बिना हम टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं। पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है पंचानन माहेश्वरी के बारे में। ये एक वेल नोन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बॉटनी में बहुत रोल प्ले किया, बायोलॉजी में बहुत रोल प्ले किया। और अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो पहली चीज जो आप पढ़ेंगे वो ये है, इनका जो बर्थ हुआ था वो कहां पर हुआ था? जयपुर, राजस्थान में। दूसरी चीज जो आप पढ़ेंगे तो इनका जो एम्ब्रियोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है, जो एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी है, उसके बारे में बहुत रिसर्च की थी, बहुत खोजबीन की थी, उसके ऊपर बहुत काम किया था। इसलिए भी इनको जाना जाता है फादर और फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भी कहीं कहीं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इनको कहीं कहीं टर्म दिया जाता है। वहीं इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से एक फेलोशिप मिली थी, जिससे उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, नॉलेज गेन की, और उसका रोल प्ले किया उन्होंने। कह ली कब फर्स्ट जो टेक्स्ट बुक आई थी, फर्स्ट जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बनी थी 1964 के आसपास, उसमें उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल में जो टेक्स्ट बुक हमारे लिए फॉर्मुलेट की गई थी, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। तो दो तीन बातें आपको याद रखनी। पहली कि ये बर्थ इनका हुआ था जयपुर, राजस्थान में। सेकंड, इनको फेलोशिप मिली थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से। थर्ड, इनका रोल था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। और एक चीज और, इनका प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के स्टडीज में। तो ये हमारा पहला टॉपिक। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। जो है पहला जो चीज इसमें चैप्टर में पढ़ना है वो आपका क्या है? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके डेथ तक के बीच के, अगर हम बात करें, यहां पे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है, तो बर्थ से लेके उसके डेथ के बीच का जो भी टाइम स्पैन होता है, जो भी टाइम पीरियड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। सपोज कोई व्यक्ति है जो आज, जिसकी जन्म हुआ, जिसका आज बर्थ हुआ है, और आज से 10 दिन बाद सपोज उसकी डेथ होती है, गॉड फॉरबिड ऐसा हो ना, पर मान लेते हैं कि अगर किसी की डेथ होती है 10 दिन बाद, तो उस प्रॉपर व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन हो गया वो कितना हो गया? फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी वो 10 दिन का टाइम स्पैन हो गया। वो 10 दिन का उसका क्या होगा? लाइफ स्पैन होगा, टाइम पीरियड। ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहां बात करते हैं तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का ये हो गया उसका बर्थ, और ये हो गई उसकी डेथ। और इस बर्थ से डेथ के बीच का जो लाइफ पूरी टाइम पीरियड है, पूरा लाइफ स्पैन है, ये उसको क्या नाम देते हैं? लाइफ स्पैन है, टाइम पीरियड नाम देते हैं, उसका लाइफ नाम देते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउस फ्लाई का दिया हुआ है, एलिफेंट का दिया हुआ है, टार्टाइस का बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन देखने को मिलता है, पैरट का भी दिया होगा, पैरट का भी अच्छा खासा लाइफ स्पैन देखने को मिलता है। ह्यूमन का 60 से 80, कहीं कहीं 100 भी दिया होता है, पर 60 से 80 का एक कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल लाइफ स्पैन जो है ह्यूमन का, वो 60 से 80 के बीच का है। तो ये अलग अलग लाइफ स्पैन के बारे में याद रखिएगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के बारे में याद रखिएगा। ये जो लाइफ स्पैन का डेफिनेशन है उसके बारे में याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज लाइफ पीरियड। यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्लांट और एनिमल का जो लाइफ स्पैन वो दिया हुआ है। प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, सिक्योरिटी का आप देख सकते हैं 3 से 4 साल, क्योंकि प्लांट को हमने पढ़ा है क्लास 11th में कि प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर डिफरेंशिएशन, एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन। रुक जाओ, मैं फिर से लिखता हूं। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन, ये दो टॉपिक आपने पढ़े होंगे क्लास 11th में, कि उनके अंदर डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन का एक फीचर पाया जाता है। ये भी लिख देता हूं मैं, डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं और उनकी लाइफ जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। तो उनकी एज आप बहुत ज्यादा देखते हो पेरेनियल प्लांट्स के अंदर। तो वही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सिकोया ट्री के अंदर आपको 3000 से 4000 ईयर्स तक उनकी जो लाइफ स्पैन है वो देखने को मिलती है। तो प्लांट में यूजुअली जो लाइफ स्पैन होती है वो ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एनिमल्स। अब बात करते हैं हम फेज के बारे में, कि यहां से यहां तक तो हमने ये कह दिया कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो आपका लाइफ स्पैन है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो इतना है। यहां बर्थ हुई और यहां डेथ हुआ, इसके बीच का जो भी टाइम पीरियड है ये हो गया उसका लाइफ स्पैन। लेकिन इस लाइफ स्पैन में भी अलग अलग फेज आते हैं, कहीं पर कुछ डेवलपमेंट होती है, कहीं पर कोई अलग चेंजेस होते रहते हैं। तो जो अलग अलग फेज होते हैं उनको हमने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है 3 से 4 पार्ट में। बेसिकली 3 फेज होते हैं और 2 फेज और ऐड कर सकते हैं, एक बर्थ वाला फेज, एक डेथ वाला फेज। तो 3 फेज हमको पढ़ने हैं, 2 फेज तो कॉमनली देखने को मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं पहला बर्थ और लास्ट डेथ।
इसके बीच में आपको 3 फेज देखने को मिलेंगे। पहला है, उसे हम कहते हैं जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। एक ऐसा फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी का ग्रोथ होता है, उसे कहते हैं जुवेनाइल फेज। या फिर प्लांट के वेजिटेशन में ग्रोथ होता है, प्लांट के स्ट्रक्चर में ग्रोथ होता है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। तो प्लांट के लिए यूज करते हैं वेजिटेटिव और एनिमल के लिए यूज करते हैं जुवेनाइल फेज। ये दोनों बातें याद रखिएगा आप। वो फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उसे कहते हैं हम जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। सेकेंड फेज है रिप्रोडक्टिव फेज। अब आप कहोगे सर इसमें क्या अंतर है? रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। बाय बर्थ किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके बॉडी के अंदर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी देखने को मिलती है। कब देखने को मिलेगी? रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। अच्छा, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर होगा क्या? उसके बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर जो सेक्स सेल्स हैं वो फॉर्मेशन होने लगते हैं, जो हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन जिन्हें कहते हैं, उनका प्रोडक्शन होने लगता है इन ऑर्गन्स के थ्रू। तो ये कुछ ऐसे फेजेज है जो आपको देखने को मिलते हैं। कब? जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी दिखाता है अपने बॉडी के अंदर। और ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती कब है? रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग टाइम पर आता है, अलग अलग एक्सटेंट तक फैलता है, लेकिन जो ट्रेंड होगा वो यही होगा कि पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, देन आफ्टर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा। अब आप समझो, कोई ऑर्गेनिज्म पहले डेवलप होगा फिर तो प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर स्टार्ट में ही मैचुरेशन, मतलब स्टार्ट में ही अगर उसने रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बॉडी का जो सारा एनर्जी है वो रिप्रोडक्शन में चला जाएगा, उसकी बॉडी की ही ग्रोथ नहीं हो पाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हमेशा पहले क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है, देन आफ्टर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। और एंड में क्या होता है, एजिंग या सेनेसेंस फेज होता है। अब इस फेज में क्या होता है, एजिंग के फेज में ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो रिसीड करने लगती है, कम होने लगती है। तो ये वो फेज है जिसमें रिप्रोडक्शन की जो पावर है वो क्या होती है, रिसीड करती है, कम होती है। उसे हम क्या कहेंगे, सेनेसेंस या एजिंग। इसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होते हैं वो कम हो जाते हैं, बॉडी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है मास में, नंबर्स में, और अल्टीमेटली जो आपको दिखाई देता है फेज उसे हम कहते हैं डेथ फेज। तो बेसिकली 3 फेज होते हैं, पहला ये फेज है, दूसरा ये फेज है और तीसरा ये फेज है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में 3 फेज आपको कंपल्सरली देखने को मिलेंगे। बर्थ होगी, देन उसकी बॉडी में मैच्योरिटी, देन उसकी बॉडी में जुवेनाइल मैच्योरिटी आएगी, डेवलपमेंट होगा, देन रिप्रोडक्शन वाली मैच्योरिटी आएगी, और एट द एंड उसके अंदर एजिंग, और फिर अल्टीमेट जो उसको बॉडी के अंदर देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, डेथ। आगे चलते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन है क्या? अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, अब समझना बात को, 2-3 बातें बताओ जल्दी जल्दी। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है मतलब क्या, कि अगर मान लेते हैं यहां पर एलिफेंट है तो ये जिसका प्रोडक्शन करेगा वो भी अपने आप में एलिफेंट ही होगा। ऐसा नहीं है कि एलिफेंट जो है वो काऊ का प्रोडक्शन कर दे। रिप्रोडक्शन के थ्रू एलिफेंट कभी काऊ नहीं बनाएगी, हमेशा क्या बनाएगी, एलिफेंट ही बनाएगी। तो अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन, दैट्स इट। हाँ, याद क्या करना है आपको कि रिप्रोडक्शन जो है वो आपके लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है। लाइफ प्रोसेस आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, होप सो। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर आपका रिप्रोडक्शन नहीं आता है। नहीं आने की वजह क्यों है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो भी वो जिंदा रह सकता है। समझो, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो भी ये अपनी लाइफ कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर कोई स्पीसीज है, ऑर्गेनिज्म में और स्पीसीज में अंतर होता है, अगर कोई स्पीसीज है ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो आने वाले समय में ये स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये दोनों बातों का ध्यान रखना आप। ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन की नीड नहीं होती है, लेकिन किसी जनरेशन को, किसी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन की नीड होती है। उसके बिना वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। होप सो आपको ये बात समझ में आई हो।
दैट्स वाई लाइफ प्रोसेस को हम इसमें नहीं काउंट करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोक्रिएशन करना या ब्रीडिंग करना सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को, न्यू डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को, जिसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं या प्रोजेनी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रोड्यूस किससे किए जाते हैं? पेरेंट्स के थ्रू। और ये ऑर्गेनिज्म होते कैसे हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। यहां ऐसा लिखा नहीं है पर आप याद रखना कि ऑलमोस्ट कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, लगभग सेम जेनेटिक मेकअप उनके पास होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो फंडामेंटल फीचर है। ये बड़ा जबरदस्त बात है। क्यों जबरदस्त बात है? मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर किसी स्पीसीज में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्यों जबरदस्त बात है? फंडामेंटल फीचर। आज आपको अपने एनवायरनमेंट में जो भी स्पीसीज दिखाई दे रही है वो इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर रही है। अगर वो रिप्रोडक्शन करना जिस समय बंद कर देगी, आने वाले 2 4 10 जितना उसका लाइफ स्पैन होगा, उतने टाइम के बाद वो स्पीसीज अर्थ से खत्म हो जाएगी। तो अगर वो आपको आज दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी थी, तभी वो आपको आज दिखाई दे रही है, वरना वो नहीं दिखाई देती। तो ये फंडामेंटल फीचर है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता ही होता है, वरना वो ऑर्गेनिज्म या तो आएगा ही नहीं। भाई मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है। जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं तो इसको प्रोड्यूस कौन किया? ये आया कैसे? ये आ ही नहीं पाएगा ना। तो फंडामेंटल फीचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन, तभी वो आता है, वरना नहीं आता। इसके अंदर ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक मटेरियल का। ये कंपल्सन है कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता ही होता है। अब ये बहुत बड़ी बात है, आगे क्लास 12th में हम लोग, मतलब 12th में तो हैं ही हम लोग, आगे पढ़ेंगे 12th में हम लोग आगे के चैप्टर्स में कि जेनेटिक मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, हमारे बॉडी में जो स्किन है, ऑर्गन्स हैं, सब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह से बने हुए हैं। इन प्रोटीन को बनाने का जो काम होता है उसको कंडक्ट कौन कराता है? आपका डीएनए। तो हमारी ये पूरी बॉडी तभी बन पा रही है क्योंकि हमारे डीएनए में वो कोड्स है। अगर जेनेटिक मेकअप मटेरियल नहीं जाएगा तो अपने आप हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगी, फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, बॉडी बनेगी ही नहीं। तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन कंपल्सन होता है, तभी कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने बॉडी को रेप्लिकेट कर पाता है इन द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, जिससे इंडिविजुअल की स्पीसीज की सर्वाइवल बनी रहे। इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, स्पीसीज के एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है रिप्रोडक्शन होना। होप सो आपको इतनी बात समझ में आई हो। आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअलिटी के बेसिस पे 2 टाइप का होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन चीज है, कई बार पढ़ा हमने कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप अंदर पाओगे कि इसके अंदर आपको मोस्टली सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। आगे होगा, पढ़ेंगे हम आगे, पर यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। मोस्टली सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अंदर किसी भी तरह के गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, किसी भी तरह का गैमेट्स नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बता सकते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स के थ्रू भी, या यूं कह सकते हैं, बॉडी ऑर्गन नहीं लिख देता हूँ, वेजिटेशन भी लिख सकते हैं, पर कोई नहीं, बॉडी के ऑर्गन के थ्रू भी किसी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। वो सब चीज आपको रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है यूजुअली, ऐसा कंपल्सन नहीं, कहीं कहीं देखोगे आप सिंगल पेरेंट के अंदर जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हो जाता है, पर एक कॉमन बेसिस पर अगर बात करें तो 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरी बात, यहाँ पर गैमेट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये तो पक्की बात है, गैमेट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। अगर तीसरी बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, बॉडी ऑर्गन की बात, यहाँ पर बॉडी ऑर्गन से नहीं होता। हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि आपको जेनेटिक लेवल पर चेंजेस दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको जेनेटिक लेवल पर चेंजेस दिखाई देंगे जो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ जेनेटिक वेरिएशन नहीं होंगे, पर यहाँ जेनेटिक वेरिएशन होंगे। ये बातें आपके सेक्सुअल और एसेक्सुअल के अंदर डिफरेंसेज है। आगे चलते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन हमारा आ चुका है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर किसी भी तरह के गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है, इस वजह से नंबर भी चेंज नहीं होते क्रोमोसोम के। क्या कहना चाह रहा है? मैंने बताया कि गैमेट बनता नहीं है। अगर गैमेट बनेगा नहीं तो बन ही नहीं रहा है तो फ्यूजन कहां से होगा, और फ्यूजन ही नहीं होगा तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस भी नहीं आएंगे। अब क्रोमोसोम नंबर के बारे में अगर बातें करें, देखते हैं, थोड़ा टाइम बचे, मैं आपको क्रोमोसोम नंबर के बारे में बताऊंगा अभी। तो फ्यूजन, गैमेट ही नहीं बन रहा है तो फ्यूजन नहीं हो रहा है, फ्यूजन नहीं हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आ रहे हैं। ये कहलाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? Offspring that arise from asexual form a single cell or from multicellular organism inherit the gene of that the parent। मतलब समझो, पेरेंट है
ये जो अपनी प्रोजेनी बनाएगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा इसके अंदर आ जाएगा एज इट इज। ये कहना चाह रहा है इस लाइन के थ्रू। और साथ ही साथ जब पूरा जेनेटिक मटेरियल 100% यहाँ सिमिलर रहेगा तो ये पेरेंट और ये प्रोजेनी आपस में बिल्कुल सेम रहते हैं, बिल्कुल अंतर नहीं रहता है, और ऐसे प्रोजेनी को कहते हैं क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ देम आर क्लोन्स, 100% जेनेटिक मेकअप उनका सेम रहता है, इसलिए उन्हें हम क्लोन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछता है, हाँ इन्हें हम क्लोन कहते हैं, यहाँ दिया हुआ है। अब बेनिफिट क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि बेनिफिट क्या है? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। कैसे? अब हम पढ़ेंगे आगे मल्टीपल फिजन के बारे में कि मल्टीपल फिजन में क्या होता है। एक ऑर्गेनिज्म है वो अंदर ही अंदर सिस्ट के अंदर ढेर सारे पार्ट में टूटा और ढेर सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? रैपिड ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, बहुत कम एनर्जी। क्योंकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखोगे कि वो गैमेट बना रहा है, ऑर्गन मेंटेन कर रहा है, हार्मोन, मतलब तमाम उसके अंदर चीजें हो रही हैं, वो यहाँ पर नहीं होती है। कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो कोई स्पेशल एनर्जी भी उनको यूटिलाइज नहीं करनी पड़ती है। दैट्स वाई यहाँ एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। तो पहला जो आपका फीचर है, वो सबसे पहले अगर कुछ आया होगा अर्थ पर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आया होगा, बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया होगा। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन का जो दायित्व है, जो रिप्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फीमेल के पास ही है, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक पेरेंट भी है, नो मैटर ऑफ मेल है फीमेल, ऐसा कोई कह सकते हैं डिफरेंशिएशन होता भी नहीं है कि मेल और फीमेल वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस में। पर यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म आराम से रिप्रोडक्शन कर सकता है, केवल फीमेल रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं है। थोड़ा जल्दी चलते हैं। एक ऑर्गेनिज्म भी केवल पूरी पॉपुलेशन बना सकता है, सेम बात का ये लाइन है। लेस लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट। क्यों? क्योंकि ढेर सारे अमाउंट में प्रोडक्शन करेंगे, एक भी है तो भी प्रोडक्शन करेगा। जैसे बताता हूं, सेक्सुअल प्रोडक्शन में दो रहेंगे तो ही वो तीसरे को बना पाएंगे, यहां पर एक रहेगा तो भी वो ढेर सारे को बना देगा। तो भाई यहां पर अगर एक एक्सटिंक्ट हो गया तो ये पूरी स्पेसीज खत्म हो जाएगी। यहां पर तो अगर ये एक्सटिंक्ट होगा तभी फैमिली खत्म होगी या स्पेसीज खत्म होगी, वरना नहीं खत्म होगी। एक भी पूरे जनरेशन को चलाने के लिए काफी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम थोड़ा। ठीक है, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बात करें, आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बातें करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो पहला जो टाइप आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, वो फिजन है। जल्दी पढ़ते हैं, थोड़ा आसान है। फिजन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोरुलेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसकी एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, कल ये आपको मिल जाएगी। अगर हमारा और सर का कॉपरेशन अच्छा रहा तो कल आपको ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वीडियो मिल जाएगी। खैर, फिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी क्या होती है? फिजन होती है, ब्रेक हो जाती है। फिजन मतलब होता ही ब्रेक डाउन होना। ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बीच से या कहीं से ब्रेक होता है और इससे दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है और ये दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल रिन्यू हो जाते हैं, सारा न्यूक्लियस रिन्यू हो जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल रिन्यू हो जाता है, और अल्टीमेटली ये दोनों ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के ब्रेकडाउन से दो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया और ये दोनों ही डॉटर कहे जाते हैं। क्यों डॉटर कहे जाते हैं? क्योंकि आगे चलकर ये फिर से प्रोडक्शन कर सकते हैं नए प्रोजेनी का, तो सन ना कहकर इनमें क्या कहते हैं? डॉटर कहते हैं। होप्स आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये फिजन क्या है? जब कोई ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है टू और मोर देन टू ऑर्गेनिज्म में, तो उसे हम फिजन कहते हैं। टू में होगा तो बाइनरी फिजन, जो अमीबा के केस में आपको देखने को यूजुअली मिलता है, और मोर देन टू होगा तो मल्टीपल फिजन, जो आपको प्लाज्मोडियम, जो पैरासाइट है, किसका कैरियर है, किसका? मलेरिया का। मलेरिया के बारे में कहानी है, कभी आराम से खाली रहेंगे तो सुनाएंगे कैसे मलेरिया के बारे में लोगों ने जाना था। कोच के बारे में बातें करेंगे। खैर, मलेरिया का ये क्या है? कैरियर है, ये कैरी करता है मलेरिया को, डिजीज कॉज करता है। बेसिकली कैरियर भी नहीं कह सकते, डिजीज कॉजिंग एजेंट है ये। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है? ये ऑर्गेनिज्म है, ये अपने चारों तरफ क्या करता है? एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, एक बाउंड्री वॉल का फॉर्मेशन करता है, कह सकते हैं हम। और इसके अंदर इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बार बार रेप्लिकेट करते हैं, बार बार डिवाइड करते हैं, फिर बार बार सेल डिवाइड करता है, और इस तरह से ढेर सारे इसके अंदर क्या बन जाते हैं? सेल बन जाते हैं। और ढेर सारे सेल बनने की वजह से ये एक सेल के अंदर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि इसका जो ये वॉल है यहाँ से ब्रेक होता है और सारे यहाँ से सेल बाहर निकलते हैं और नए सेल का, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन, जो आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है।
बडिंग की बात करें अगर, तो बडिंग के केस में आप पाओगे कि एक ऑर्गेनिज्म होता है और वो, ठीक है, बडिंग केस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हाइड्रा केस में हाइड्रा है मान लो ये। अच्छा एक चीज बताना आप हमें, आप ये बताना कि हाइड्रा जो है वो किस फाइलम के अंदर आता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बताओगे हमको हाइड्रा किस फाइलम के अंदर आता है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। इसमें साइड में एक टिश्यू की आउटग्रोथ देखने को मिलती है, इस टिश्यू की आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड। अल्टीमेटली ये बड ग्रो करता है और ग्रो करने के साथ कभी अगर ये डिटैच हो जाएगा यहां से तो ये नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं बडिंग। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है आपको, हाइड्रा और साइकन में देखने को मिलता है। अगर ये बडिंग एक्सटर्नल है, जो कि यहां आपको दिखाई दे रही है, बाहर बॉडी के बाहर साइड में दिखाई दे रही है, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में दिखाई दे रही है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बड। और यही अगर बडिंग बॉडी के अंदर, जो कि साइकन में होती है, बॉडी के अंदर ऐसे बनती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल बडिंग। और प्रोसेस सेम है, बड फॉर्मेशन होगा, ब्रेक होगा, बॉडी से बाहर निकलेगा, नए ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन करेगा। पर फॉर्मेशन के बेसिस पे दो तरह के है, बॉडी के बाहर बनना तो एक्सटर्नल बड, बॉडी के अंदर बनना तो इंटरनल बड। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी होगी। रीजनरेशन, जो कि प्लानेरिया या डुगेशिया में, प्लानेरिया भी किस में पाया जाता है, ये भी आप फाइलम बताना मुझे, कमेंट करना कि प्लानेरिया किस फाइलम का मेंबर है। अगर आप देख रहे हो, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो रीजनरेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन की प्रोसेस में क्या करता है, अपने बॉडी के पार्ट को, मान लो ये प्लानेरिया है, अपने बॉडी के पार्ट को किसी तरह एक्सीडेंटली अगर ब्रेक हो जाते हैं उसके बॉडी के पार्ट्स, जैसे ये प्लेनेरिया का बॉडी पार्ट ब्रेक हो गया, तो इस तरह ये प्लेनेरिया क्या करता है, यहां से ये हेड वाले पोर्शन से नया टेल बना लेता है और टेल वाले पोर्शन से नया हेड बना लेता है। और इस तरह से एक प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया बन गए, दो। इसे कहते हैं रीजनरेशन। अच्छा एक बात समझना बहुत ध्यान से, रीजनरेशन हो सकता है ऑर्गन का और रीजनरेशन हो सकता है ऑर्गेनिज्म का। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ऑर्गेनिज्म के रीजनरेशन के अंदर वो ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट से पूरे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑर्गन के रीजनरेशन के अंदर केवल उस ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जैसे छिपकली आपने देखी होगी, छिपकली के अंदर क्या होता है, छिपकली की पूंछ अगर टूट जाती है तो पूरी नई छिपकली नहीं, मतलब पूरी नई पूंछ बन जाती है। सही बात है, पूंछ टूट गई तो नई पूंछ बन जाती है, लेकिन उस पूंछ से क्या नई छिपकली बनती है, नहीं बनती है। तो रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन है, ना कि रीजनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बात ध्यान रखना आप कि यहां पर हम बात कर रहे हैं रीजनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो कोई आगे कमेंट में ये नहीं कह देना कि अरे सर छिपकली में भी तो पूंछ टूटती है तो नहीं। अगर पूंछ से नई छिपकली बनती तो हम कहते कि हाँ रीजनरेशन हो रहा है। केवल पूंछ बन रही है तो रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन है, दोनों में अंतर है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी अगर किसी तरह से कई फ्रेगमेंट में टूट जाती है तो हर फ्रेगमेंट एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है। अंतर है यहां पर इसके पास केवल सिर था, इसने पूंछ फॉर्मेशन कर लिया तो रीजनरेशन है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि अगर इसकी यहां से पूंछ टूट गई, ठीक है, इसकी यहां से पूंछ टूट गई और ये इतनी ही लाइफ कंटिन्यू जी रहा आराम से, तो हम इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। वो कुछ नया फॉर्मेशन नहीं करा तो हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इसने नई पूंछ फॉर्मेशन किया। तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बेसिक सा अंतर है कि रीजनरेशन में अपने बॉडी के लॉस्ट पार्ट को ऑर्गेनिज्म रीग्रो करता है, फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। जितना पार्ट होता है वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लीव करता है, उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। स्पाइरोगाइरा में आपको देखने को मिलता है, इसे हम पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क कहते हैं। आपने देखा होगा नदियों वगैरह में, तालाबों वगैरह में पतले पतले फाइबर्स की तरह होते हैं, हरे रंग के, उन्हें हम स्पाइरोगाइरा कहते हैं। ठीक है, स्पोरुलेशन के बारे में बात करें यानी स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बात करें, जो कि राइजोपस में देखने को मिलता है आपको, मोल्ड जिन्हें कहते हैं हम। इसमें आप क्या पाते हो कि जो कभी आपने देखा भी होगा कि ब्रेड है, तो ब्रेड के सरफेस पे पतले 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 ऐसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपको काले काले रंग के ऐसे डॉट्स, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखोगे, किसी लेंस से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ब्रेड के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे नेट की तरह हरे रंग का, जिसे दहिया भी कहते हैं हम लोग हिंदी में, कॉमन भाषा में। अब ये हेड जो होते हैं इसके, इन्हीं हेड के अंदर क्या होगा, आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा और ये हेड बस्ट होंगे और यहाँ सारे स्पोर क्या होंगे, एयर में उड़ जाएंगे।
माइक्रोस्कोपिक स्पोर होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, जहां इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहां ये ग्रो कर जाते हैं। होप सो आपको ये बात समझ में आई हो। तो ये भी याद रखिएगा, ब्रेड माउल्ड वगैरह में, मोस्टली फंगस में आपको स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्पोर के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। स्पोर के अंदर मिटोसिस वाली डिवीजन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। राइजोपस में देखने को मिलता है मोस्टली फंजाई में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हम बहुत बातें नहीं करेंगे, अभी के लिए बता देता हूं आपको दो बातें। पहला, किसी भी प्लांट के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम होता है केवल रिप्रोडक्शन करना, और वेजिटेटिव पार्ट का काम होता है बॉडी के अलग अलग फंक्शन को करना, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, जो भी उनके ट्रांसपोर्टेशन, ये सब काम उनका कौन करता है? ये वेजिटेटिव पार्ट। लेकिन कभी ऐसा एक्सीडेंटली नहीं, मतलब कभी ऐसा हो जाए कि वेजिटेटिव पार्ट भी रिप्रोडक्शन करने लगे, तो उस स्थिति में कहते हैं कि वो क्या हो गया, क्या कर रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव, उस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उस ऑर्गन को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। कैसे? हाइड्रा में, ब्रायोफिलम में आप पढ़ोगे कि लीफ जो होती है, लीफ के एक्सिस पे ऐसे बर्ड्स निकल आते हैं। लीफ का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। बर्ड निकल आते हैं, इस बर्ड को यहां से अगर आप कट करके किसी जमीन में लगा दोगे तो यहां से पौधा निकल जाएगा ब्रायोफिलम का। लीफ का काम था फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन अब वो क्या कर रही है? रिप्रोडक्शन कर रही है। ये प्रोसेस क्या कही जाएगी? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पर लीफ यहां पर क्या कही जाएगी? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। एक अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल के बारे में पढ़ेंगे हम, समझेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसलिए अलग वीडियो चाहता हूं इसके ऊपर। अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है? फिजन है। सबके बारे में बातें कर ली, एक बार आप देख लेना इससे। फिजन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो होता है सिंपली ब्रेकडाउन होता है। एक में टूटेगा तो उसे, एक ऑर्गेनिज्म दो में टूटेगा तो बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, बहुत सारे में टूटेगा तो मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम के अंदर देखने को मिलता है। एक्सिस के बेसिस में आगे पढ़ते हैं हम। ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ट्रांसवर्स ऐसे डिवीजन हो रहा है, ऐसे डिवीजन हो रहा है, ट्रांसवर्स ऐसे डिवीजन हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल पढ़ेंगे हम आगे, यूग्लिना और पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। बाइनरी मल्टीपल नंबर के बेसिस पे हो सकता है। अब समझो क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको। फिजन को डिवाइड करते हैं हम दो तरीके से। पहला कि फिजन जो है वो एक्सिस के बेसिस पे कितने तरह का होता है, तो दो तरह का, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। फिजन नंबर के बेसिस कितने तरह का होता है? दो तरीके का, बाइनरी या मल्टीपल। आगे बढ़ते हैं इनके बारे में सब कुछ, थोड़ा जल्दी चलते हैं, खत्म ही होने वाला चैप्टर आपका, ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया हमने। ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस करता है दो ऑर्गेनिज्म को तो इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। अमीबा के अंदर आप देख रहे हो पेरेंट अमीबा था, इसके अंदर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, और इस तरह से दो अमीबा बन जाते हैं। दोनों को डॉटर अमीबा कहते हैं, सन अमीबा नहीं कहते हैं, बता रखा क्यों, इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक, आगे चलते हैं। देखो ये ट्रांसवर्स फिजन आपको देखने को मिलता है किसमें? ट्रांसवर्स फिजन आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? ठीक है, अरे तो ट्रांसवर्स फिजन आपको कहां देखने को मिलता है? पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम में क्या होता है? ट्रांसवर्स फिजन होता है, मतलब ऐसे ब्रेक डाउन होता है, यूजुअली ऐसे ब्रेक होगा और दो पैरामीशियम बन जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक यूग्लिना से दो यूग्लिना बन जाएंगे। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ऐसे एक्सिस के बेसिस पे कितने तरह के? दो तरह के, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। मल्टीपल फिजन पढ़ रखा है, बताया मैंने आपके, चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्ट सारे सेल को एक साथ प्रिपेयर कर रखता है, एक साथ जोड़ कर रखता है, कनेक्ट कर रखता है। जब ये सिस्ट ब्रेक होती है तो सारे डिवाइडेड जो सेल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और अपने एग्जिस्टेंस शो करते हैं, अपने इंडिपेंडेंट लाइफ शो करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक अलग अपनी लाइफ जीता है, वो आगे फिर मल्टीपल फिजन करते हैं और तमाम आगे प्रोसेस करते हैं। स्पोरोजॉइट कहते हैं, आगे पढ़ेंगे जब हम मलेरिया के उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस के बारे में। बडिंग के बारे में बता रखा है आपको। बडिंग जो होती है दो तरह की होती है, एंडोजेनस बडिंग या एक्सोजेनस बडिंग। दो एंडोजेनस, एक्सोजेनस बडिंग जो होती है वो क्या होती है? एक्सटर्नल बड, बाहर वाला बड। एंडोजेनस जो बडिंग होती है वो अंदर वाली बड, साइकन बता रखा है आपको। और ये होती है हाइड्रा में। आपको कुछ बताना था वो आप हमें बताएंगे कि हाइड्रा का फाइलम क्या होता है, और साथ ही साथ पैरामीशियम का पूछा था हमने आपसे, नहीं प्लानेरिया का पूछा था। ठीक है, बडिंग एज में आपको देखने को मिल रही है, यहाँ एक छोटा सा बड फॉर्मेशन होता है और ये बड कंटिन्यू करेगा, ब्रेक हो जाएगा तो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रा के अंदर भी सेम है, अगर ये बड यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा तो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इंडिजिनस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का मेरे हिसाब से फोटो है। ये अंदर ऐसे, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहेंगे? यहाँ पे अंदर इसके अंदर ढेर सारे अमाउंट में साइकन है, ये इसके अंदर ढेर सारे अमाउंट में आपको
बड दिखाई देंगे, यही बड यहाँ से बाहर निकलेंगे माइक्रोपाइल से, और बाहर निकलने के बाद सब जो ऑर्गेनिज्म है वो नया अपनी लाइफ शो करेंगे। ठीक ठीक है, तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। हमने थोड़ा जल्दी प्रयास किया, पर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत आसान आसान टॉपिक्स थे। अगली वीडियो जो हम लाएंगे उसके बारे में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे, 4-5 है उनके बारे में अच्छे से बातें करेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू, और कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द फोकस अकेडमी चैनल, एंड थैंक यू।